नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, खबरें वो होती हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, खबरें वो नहीं होती जो छिपाई जाती हैं। अक्सर खबरें, क्योंकि 20 साल मैं खबरों की दुनिया में रहा हूं और मुझे पता है कि कौन सी खबर के पीछे किसका दिमाग लगा होता है। बस इतना अगर हम समझ जाएं तो ये समझिए कि पूरा ब्रह्मांड का सत्य हमें समझ में आ जाता है। कहानी ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अखबार पढ़ा हो और आप अखबार पढ़ने के शौकीन हो तो उसमें कहीं एक खबर छोटी मोटी आज आपने पढ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल बेघरों के लिए सुनवाई पे जस्टिस एजी मसीह का एक कमेंट था। टिप्पणी ये थी कि जस्टिस एजी मसीह ने ये कहा है कि हम देश में परजीवी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं वो चुनाव में फ्री बीज ऐसे वादे करती हैं जिससे लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया है और वो 5 किलो अनाज के भरोसे रहने लगे हैं। ऐसी पीढ़ी भारत को बर्बाद कर देगी। इस विषय पे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कभी बात नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ऐसी मुफ्तखोरी वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके क्या मायने निकलते हैं और क्या इस विषय पे बात नहीं की जानी चाहिए? डॉक्टर साहब जी, कहने को तो ये बात छोटी सी है, लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ा संदेश एक नज़र आता है, क्योंकि फ्री बीज तो हमेशा से ही बढ़ रहा है और हर चुनाव के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। ये तो देश के हालात और चुनावी वादे और उनको पूरा करने का जो बोझ है, उसके हालात आगे कितने भयावह हो सकते हैं इस देश के लिए? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सोच कई बार हो सकता है कि सरकार की सोच से मिलती जुलती हो, लेकिन जो भी वक्तव्य उन्होंने दिया है बड़ा अर्थपूर्ण है और उस पर राष्ट्रीय चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। जहाँ तक नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार का सवाल है, तो ये लोग तो प्रारंभ से ही इस चीज़ के खिलाफ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के चलते ये फ्री वीज़ वाला फंडा चला है। और आपने देखा होगा भी दिल्ली के चुनावों में क्या हुआ कि जो फ्री वीज या रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ियों के लिए जिस अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाता था, गालियां दी जाती थीं, आपने चुनाव जो जीता है उसका मुख्य आधार ये है कि उन्होंने कहा कि वो तमाम योजनाएं जो केजरीवाल चला जारी रहेंगी और हम एक्स्ट्रा और देंगे। आज हालत ये होगी कि अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि मैं 1,500 रुपये दूंगा, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 2,000 देंगे, या अन्य दल भी इसी ट्रेंड पे आ चुके हैं। तो ये फ्री वीज मुफ्त रेवड़ी का जो व्यापार है, ये चुनावी राजनीति ने प्रतिस्पर्धात्मक कर दिया, कॉम्पिटिटिव हो गया और लोगों को चस्का लग गया कि कौन ज़्यादा देगा। यहाँ से आप जैसे आप 2 दुकानें खुली हैं, कोई कहे कि भाई यहाँ ये चीज़ 10 रुपये किलो मिलती है और अगले ने कहा कि मैं 9.5 रुपये किलो दे दूंगा, तो जाहिर सी बात है 9.5 वाली पे लाइन ज़्यादा होगी। कोई बीच में आके कहे जी मैं तो 9 रुपये दे दूंगा, तो वो भीड़ उधर चली जाएगी। तो लोकतंत्र की जो स्थिति बनी है जो बाजार में तब्दील हो गया, कमोडिटी में तब्दील हो गया, मुझे चिंता उसकी ज़्यादा है कि जो हमारे लोग हैं आमतौर पर वो इतने शिक्षित नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि किन आधार पर उन्होंने मतदान करना। आज भी यहाँ जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, धार्मिक आधार पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अब एक नया मुद्दा ये दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी अपने घर से चला है वोट देने, अगर वो ये सोच रहा है कि कौन सी पार्टी या कौन सी दुकान मुझे कुछ चीज़ें सस्ते में दे रही है या मुफ्त में दे रही है, उसको मैं वोट दूंगा, तो ये फिर लोकतांत्रिक चिंतन के मूल रूप से ही विरुद्ध है। इसका मतलब आपने लोकतंत्र को पूरी तरह विफल कर दिया है। देखिए, एक दौर था, हमारी जो राज्य कल्पना है उसको लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में देखा गया और देखा जाना चाहिए था, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी थी, बहुत कर्जा था देश के ऊपर और हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन है बहुत ही कम था। तो उस समय एक प्रणाली चली गई, राशन की प्रणाली की, लेकिन उस समय राजनीति नहीं थी। उसमें राजनीति इसलिए नहीं थी, कोई राजनीतिक दल कांग्रेस के सामने था ही नहीं, वहाँ कोई लुभाने वाली बात तो थी नहीं। नेहरू को या तत्कालीन सरकार को ये पता था कि जो भी लोग हमें वोट देंगे वो तो देंगे, चूंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन उन्होंने समाज के वंचित लोगों को, आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न लोगों को, या जो भुखमरी के शिकार हो रहे थे, उनके लिए
सस्ती दरों पे सब्सिडाइज्ड राशन की दुकानें खोली ताकि उनको जीवन उपयोगी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएं, और वो प्रणाली अभी तक चल रही है। अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि बिजली के बिल वाला, अब आप देखिए बिजली का इतनी बड़ी समस्या है कि एक तो बिजली का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम है, वो ना काफ़ी होता है, और उसके बाद में आपने मुफ्त वाली स्थितियाँ शुरू कर दी हैं, और सारे राज्यों में इस समय एक प्रतिस्पर्धा होगी। पूरे देश में आप कहीं चले जाइए, हर राज्य में यही बात है कि बिजली सस्ती देंगे या महिलाओं के लिए करेंगे, पुरुषों के लिए करेंगे। ये चीज़ें मूल रूप से बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी और ये इस तरह की चीज़ें विकसित लोकतंत्रों में, विकसित देशों में, अमेरिका में भी दी जाती है। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने में एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी देता है। यहाँ तो अधिकांश लोग, आप जो व्यापारी वर्ग खासतौर से है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, आप उनको देखिए, वो किसान को जो सब्सिडी दी जाती है खाद पे, बीजों पे या कीटनाशक पे या और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, उसका भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं क्यों सस्ते में दे रहे हो। वो ये नहीं सोचते कि अगर ये सारी चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी उसको, तो उसके प्रोडक्शन की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये आपस में एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता है। तो आर्थिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है, लेकिन अब जो स्थिति बना दी है, एक कंपटीशन शुरू हो गया है और दुकानदारी शुरू हो गई, ये तो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। ये लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसी बीमारी को आप जन्म देखिए। एक तो हमें ना हे दृष्टि से सोचना ये बंद कर देना चाहिए कि वो लोग हरामखोर हो जाएंगे। 5 किलो आटे में नहीं, उन्होंने तो ये कहा है परजीवी शब्द इस्तेमाल किया, तो बहुत ही गलत है। आप ये देखिए, क्या उसके परिवार की आवश्यकता केवल 5 किलो आटा है? इतना ही है। उसके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्या उनको कैसा पोषण 5 किलो में, क्या मान लिया 5 लोगों का परिवार है, 25 किलो आपने गेहूं दे दिया तो जीवन की समस्या हल होगी? तो और भी तो तमाम तरह के खर्चे हैं, उससे भी तो जूझना है। तो वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किसी भी गरीब परिवार के लिए, उसको थोड़ी सी मदद मिल जाती है, और उसी मदद को आप कई बार कहेंगे ये हरामखोरी है, ये मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पूरी जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो हरामखोरी पे लगी हुई है और अथाह धन कमा रही है अवैध तरीकों से, ये उसमें से एक हल्की सी, वो इस्लाम में कहते हैं कि अगर आपकी पूरी कमाई जितनी है वर्ष भर की, आपको 2.5% डोनेट करनी पड़ेगी। जकात बोलते हैं उसको। तो ये तो एक जकात है एक तरह की। क्या आप असली माल तो कोई और खा रहा है, और ही खा रहा है। नहीं, वो तो कर ही कुछ नहीं रहे ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और ये भी आपने तब हुआ है कि जब आपकी यूपी की सरकार ने बिल्कुल ये राइट टू फूड का अधिकार दिया। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी की नहीं है। तो सोनिया गांधी ने जब वो उसकी चेयरमैन थी यूपी की, तब ये नीति लागू करवाई थी, राइट टू फूड, कि जो भी भूखा आदमी है उसको, वो उसका अधिकार है। कोई भी भूखा आदमी जिसका जीवन नहीं चल पा रहा, जिसके परिवार का, उसको कानूनी अधिकार है। कोई भीख नहीं मांग रहा। वो जैसे मनरेगा में मजदूरी करने का अधिकार है, वैसे उसको ये अधिकार है कि वो जाके कहे कि जी मेरे परिवार का पेट नहीं भर रहा, और वो सरकार से कहेगा, और सरकार कानूनी रूप से बाध्य है कि उसकी उस जरूरत को पूरा करेगी। तो ये एक वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है कि जहाँ समाज में वंचित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, आप उनकी मदद करें। और ये जो मदद हो रही है किसकी तरफ से हो रही है? आम जनता का पैसा है ना। अब जो बंदा 5 किलो आटा ले रहा है, जब वो नमक लेने या कोई और चीज़ें, मसाले लेने, तेल लेने जाएगा, तो जीएसटी तो वो भी पे कर रहा है, गरीब आदमी भी दे रहा है। वो तो माचिस पे भी दे रहा है। आप देखिए, अजीब बात है, उस आटे के अलावा, खाद्यान्न के अलावा जितनी वो चीज़ें हैं उस पर वो सब पर टैक्स दे रहा है, और उतना ही दे रहा है जितने अंबानी जी दे रहे हैं। कोई आप या हम दे रहे हैं या कोई अमीर आदमी दे रहा है, तो आप उसके साथ रियायत कहाँ बरत रहे हैं? जैसा आपने माचिस का जिक्र किया, माचिस हो, नमक हो, तमाम चीज़ें हैं, तो उसके लिए बहुत छोटी सी मदद है। लेकिन वो, या देखिए, वो गरीब आदमी बेचारा है, टैक्स पेयर भी है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, पूरा देश दे रहा है, कोई भी नहीं बचता। हाँ, तो वो गरीब आदमी जब बस में बैठ के जा रहा है और आपके पैसे चुका रहा है, तो उस समय भी दे रहा है। तो जीएसटी के माध्यम से आपने कोई तरीका ही नहीं छोड़ा। तो उनको इस तरीके से रिजेक्ट करना, खारिज करना, परजीवी बताना, हरामखोर बताना या मुफ्तखोर बताना, ये बहुत ही मानवता के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। और वो जो भी परिवार है, वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अगर वो गरीब है, 75 साल बाद भी गरीब है, और मैं कहूँ अगर वो पिछले 11 वर्ष के बाद भी गरीब है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो सरकार है, आज की सरकार है।
आप 75 साल के उस लोगों को कोस रहे हो, उनसे कुछ नहीं हुआ। आपने 10-11 साल में क्या स्थिति कर दी। प्रदेश के जैसे हालात हैं, जैसे देश का मानस है, हाँ, मुझे लगता है मान लो ये 75 साल ये भी राज कर ले तब भी ऐसे ही रहने हैं देखिए लोग। धर्मेंद्र जी, एक बात बताऊं, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, जब हमारे यहाँ बड़ा फूड क्राइसिस चल रहा था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन हम आपको गेहूं नहीं देंगे। बोले क्यों? आप तो इतना सारा गेहूं आपके सरप्लस होता है, वो आप समुद्र में डाल देता, आपकी मछलियाँ खा जाती हैं। बोले वो हमारी समस्या है, हम उन मछलियों को खा जाते हैं, हम आपको मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखा देंगे। लॉजिक देखिए, ताकि आप हम पे निर्भर ना आए, आप अपने तालाब से मछलियाँ निकालते रहिए, पकड़ते रहिए और अपना चक्र चलाइए। तो ये जो नियत ये होनी चाहिए थी, ये जो 85 करोड़ हैं, क्या आज की सरकार 11 साल बाद ये कहने की स्थिति में है कि हमने इनमें से 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को इतना संपन्न बना दिया है कि वो अपने तरीके से अपने लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हुआ, किसी भी तरह नहीं हुआ। तो आप ना तो सही नियत से उनकी मदद कर रहे हैं, ना ही आप उनके बच्चों के लिए कोई आपका ये है कि भाई उस परिवार से कोई अच्छे बच्चे टैलेंटेड निकल रहे हैं, आप उनकी पूरी मदद करो। अब नारा आया है दिल्ली के चुनाव में, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का वादा है, भाजपा की सरकार का वादा है। तो आप केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त दोगे, इसमें तो पैसा तो खर्च होगा ना। जी बिल्कुल होगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग रहा है ना सरकार का, वो पैसा कौन दे रहा है? और मान लिया हमारे समाज के संपन्न लोग या जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वो तो नहीं कह रहे ना इन लोगों को परजीवी, वो नहीं कह रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो हमारी जरूरत का आदमी, वो जो आदमी है जो 5 किलो आटा ले रहा है, वो रोज मेरे घर में आता है किसी न किसी रूप में। बिल्कुल जी। और मैं उसके कंट्रीब्यूशन को सराहता हूं कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है। सही बात है। तो ये बिल्कुल ही इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस इस तरह की भाषा का प्रयोग करता कि हम पैरासाइट तैयार कर रहे हैं, ये पैरासाइट दुनिया के हर कोने में है। उस चीफ जस्टिस को जानना चाहिए कि इसको पैरासाइट नहीं कहते, ये गवर्नेंस की वेलफेयर मॉडल है और सारी दुनिया में लागू है कि आप अपने डिप्राइव्ड लोगों की मदद करते हो, उनको भी कई बार मदद। अब जो टैक्स में छूट मिलती है वो क्या है? मोदी जी ने फ़ोन करके ट्रंप को ये कहा कि वो जो मोटरसाइकिल आप यहाँ भेजते हो वो बहुत महंगी है, कि आप कुछ कम कर लो उस पर, तो हम सस्तियाँ उपलब्ध करा देंगे। ये क्या है? ये सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी है जी। फिर तो ये दोहरे मापदंड जो चल रहे हैं और गरीब अमीर का जो बंटवारा हुआ है, ये है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके प्रति सीरियस हैं तो मैं कहता हूँ केवल इसी मुद्दे को लेके आप पूरा विशेष सत्र बुला लीजिए ना संसद का, और तमाम लोग बैठ के बातचीत करें, पूरे देश में चिंतन हो, बुद्धिजीवी भी इसमें सक्रिय हों, जो एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, वो सब लगा के आप अपने बेस्ट ब्रेन को लगाइए, सरकार बैठे और अपोजिशन भी बैठे और आप इसका कोई हल निकालिए, क्या होगा। लेकिन आप इनको तोहमत मत लगाइए कि ये परजीवी है, पैरासाइट है। अगर ले रहे हैं तो फिर कहीं और खर्च हो रहा है वो उसका, है ना। हाँ, और उसमें भी आप देखिए ना, लेकिन कुछ करोड़ लोग तो ऐसे हैं सर, दिखते भी हैं कि जिनको वास्तव में उनकी जरूरत नहीं है पर जबरदस्ती मतलब बने हुए हैं। अभी देखिए हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप अमेरिका जाएंगे, आपके तो पड़ोस में ये डिपो है राशन का। हाँ बिल्कुल। अगर आप वहाँ 2 घंटे खड़े हो जाएंगे तो वहाँ गरीब कम लोग राशन लेने आते हैं। असल में राशन मतलब जो सक्षम लोग हैं वही लेने आते हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या काफ़ी है। अगर वहाँ 2-4 घंटे आप बिताएंगे तो वहाँ आपको देख के लगेगा कि मतलब वास्तव में इसमें है तो मतलब गड़बड़ जाला। हाँ, लेकिन इस चक्कर में हम, कुछ लोगों के चक्कर में हम बहुत बड़ा जो वर्ग है जो हाँ, लेकिन बहुत सारा देश में ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि हम हरियाणा में हैं तो ऐसा मतलब कम लोग हैं अब। हाँ, हरियाणा में अब नरेंद्र मोदी की जो एक स्कीम थी कि वो आपकी जो उसकी जेनरिक दवाई है वो उन्होंने उपलब्ध कराई हैं सस्ती दरों पे, तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो अगर जेनरिक दवाई लेने कोई अमीर आदमी जा रहा है वहाँ तो बीपीएल का प्रिंसिपल है नहीं ना, वहाँ कोई, तो उसको भी तो सस्ती मिलेगी ना, और वो उठा रहे हैं फायदा उसका। जिसकी आमदनी 2 लाख रुपए महीना या 5 लाख रुपए महीना है, वो भी जेनरिक दवाई लेके एक तरीके से सरकार के पैसे को यूज कर रहा है ना। हरियाणा में तो 80% आबादी बीपीएल है ना। तो अमीर लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, उसमें भी तो कंट्रीब्यूशन उसका भी तो है, जो माचिस तेल के लिए, नमक के लिए पैसे दे रहा है, टैक्स पेयर तो वो भी है ना। तो वो तो नहीं कह रहे कि तुम हमारे ऊपर पल रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि उनके शोषण पे ये सारी इमारत खड़ी हुई है। आप एक बार ओवरली पेमेंट करके देखिए ना मजदूर का,
15 से $20 मिलते हैं 1 घंटे के काम के अमेरिका में, और आज हमारे बच्चे उसी काम को करने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ जा रहे हैं सस्ती दरों पे, चूँकि वहाँ $10 पे, $8 पे हमारा इंडियन बंदा वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाता है। तो ये समस्या वैश्विक स्तर पे है, हर एक देश इससे उलझा हुआ है। अगर सरकार गंभीर है इस मसले को लेके, और जो मसीह साहब हैं हमारे जज साहब, अगर वो वही शुरुआत कर लें कम से कम इस चीज़ को, लेकिन इनको परजीवी पैरासाइट कहना इसका कोई अर्थ है नहीं, ये बात निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। तो चुनावी जो घोषणाएं हैं सर जी, इनको कैसे मतलब कम किया जा सकता है? इनको अभी कम नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई, बहुत ज़्यादा, और जो इस रेस में भाग नहीं लेगा वो मारा जाएगा। क्योंकि जो मतदाता है ना इस तरह के, वो अब इसको इसी पलड़े पर तोलने लगे। आज आप ये देखिए कि भाजपा की सरकार बेशक बनी हो, 43% वोट आज भी आम आदमी पार्टी को मिला है। उनके लिए, उन 43% लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। हाँ, उनके लिए उन्होंने शराब में कोई घोटाला नहीं किया, वो एक बहुत अच्छे आदमी है। यानी दिल्ली का 43% व्यक्ति आज भी तथाकथित भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट नहीं मानता है ना, उसके साथ खड़े हैं। उसकी ताकत क्या है? वही है ना जो फ्री वीज मिल रही थी सारी की सारी। उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि कुछ लोगों को दिल्ली में सफाई व्यवस्था पसंद नहीं आ रही, या वहाँ पर गंदगी है, या कूड़े के ढेर नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, या यमुना नदी साफ नहीं हुई। अब तो साफ हो जाएगी, यमुना गंगा भी हो चुकी है साफ। तो ये 43% लोग जो है ना, ये भी तो समाज का हिस्सा है ना, इन्हें कैसे नकार दोगे आप? तो हमें अपना कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये बात अमानवीय है कि आप उनको पैरासाइट नहीं कह सकते। अभी देखिए हमारे संस्कारों में क्या है, हमें शुरू से ही सिखाया गया कभी भूखा आदमी कोई आए, भूखा आदमी छोड़िए, भूखा कुत्ता आ जाए उसको भी रोटी देते। तथा कथित सनातन धर्मियों के परिवार की क्या परंपरा है, एक रोटी गाय के लिए निकलती है, कुत्ते के लिए निकलती है, एक फलाह के लिए निकलती है, कोई अतिथि आ जाएगा उसके लिए अलग से भोजन बनता है। ये सारी चीज़ें देश की आज़ादी की बात तो शुरू हुई नहीं। हाँ, ये तो अति प्राचीन है। तो सदियों से हम लोग एक दूसरे की मदद करते आए हैं, तो उसमें तो कोई आसान नहीं जाता रहा था, बल्कि हमारी तो सोच ये रही कि अगर हमसे कोई मदद मांग रहा है तो वो हमें पुण्य का भागीदार बना रहा है, अवसर दे रहा है हमें कि हम पुण्य कमा लें। तो एक ऐसे देश में, एक ऐसी संस्कृति में जहाँ मदद करना पुण्य का काम है, वहाँ सरकार जनता की पैसे से अगर इस तरह की कुछ सुविधाएं देके उनको पैरासाइट कह रही है, उनको गाली दे रही है, तो नितांत भर्त्सनीय काम है, ये नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो फ्री बीज हैं, हाँ, वो मतलब उनके चलते मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल इससे कोई निकम्मापन नहीं पड़ता। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप 25 किलो आटा एक परिवार को दे के आप क्या लगते बस वो उसको खा के सो जाएंगे? कोई काम नहीं कर रहे। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को उसमें हाथ बटाना चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं बटा रही। अब इतने लोग अगर पैदा हो गए हैं तो इनको कुछ तो भरण पोषण आप करोगे ना। एक तरफ तो आप अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मुझे लगता है 150 से पार होंगे हम। हाँ, क्योंकि 150 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े हैं। 50 करोड़ तो कुंभ में ही जा चुके हैं। हाँ, खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होता हूँ तो मुझे ये फक्र होता है कि 150 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े। इन 150 करोड़ में वो ये नहीं कहते कि 82 करोड़ वो वाले भी हैं। तो भारत का हर नागरिक उसका फिर आप ठीक है तो आप कर दिए ना, जमीन का आप पूरा वितरण कर दीजिए, सबको दे दो। पंडित नेहरू ने आपकी ये शुरू कर दी, क्या था वो, जमींदारी एक्ट लागू किया था, जमीनें ली वहाँ से। फिर इंदिरा गांधी ने सीलिंग एक्ट लगाया कि इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती। उन दोनों कदमों का भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनसंघ ने खूब जम के विरोध किया। क्यों? संसाधन पर कब्जा तुम्हारा रहेगा, ठीक है ना, श्रम का तुम शोषण करोगे, और जो भूखा मरेगा उसकी कोई मदद कर देगा तो आप उसको हरामखोर कहोगे। ये तो नहीं चलेगा। अगर फ्री बीज बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों की जरूरत है कुछ। हाँ बिल्कुल, देखिए तो ना मसीह साहब की जेब से जा रहा है, ना नरेंद्र मोदी की जेब से जा रहा है, देश की जेब से जा रहा है। देश की जेब से जा रहा है। देश को कोई आपत्ति नहीं है। हम किसी को कह दें कि यार तू हट्टा कट्टा है, भीख क्यों मांग रहा है, ये बेद बात समझ में आती है। चूंकि वो मेरे दरवाजे पर आया और मैंने उसे कुछ देना है, मैं उसको साथ में ये भी ज्ञान दे रहा हूँ कि तू एक पूरा शरीर लिए बैठा, तू मेहनत करके कमा सकता है, मेरा तो अधिकार बनता है। लेकिन वो तब भी है कि मैं तुझे दे रहा हूँ, ठीक है, अभी कभी भविष्य में फिर जरूरत हो ले जाना, लेकिन तू काम करना सीख। तो सरकार का भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मेरा इस मामले पे थोड़ा सा ये ओपिनियन मैं देना जरूर चाहूँगा
कि किसी भी देश की सरकार को वेलफेयर स्टेट होने के साथ उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाए। अगर अगर लगातार किसी भी देश में या किस देश में सरकारों का शासन है तो गरीबी घटनी चाहिए, गरीबी बढ़नी नहीं चाहिए। हमारे देश में उल्टा हो रहा है, हमारे देश में गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक चिंता की बात है। और जब तक गरीबी रहेगी आपको वेलफेयर की चीज़ें उनके लिए वेलफेयर स्टेट को देनी पड़ेगी। इसलिए जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। और फ्रीबीज करते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अहम सेक्टर हैं जिनसे जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है वो योजनाएं आप ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि जस्टिस मसीह के कहने से कोई फ्रीबीज बंद नहीं होने वाली है, इवन ये बढ़ेगी और बढ़ेगी आने वाले समय में। तो इसका क्या इलाज निकल सकता है ये तो एक घंटे या आधे घंटे में नहीं मुकम्मल चर्चा हो सकती है, पर फिर भी एक चर्चा आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।